आज मैं आपको तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में फ्रांस में प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पूर्व कि मैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बिंदुवार स्पष्टीकरण दूँ, उससे पहले प्रशासनिक व्यवस्था की राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक परिस्थितियों और उसके पर्यावरण के बारे में बताना ज़्यादा उचित समझती हूँ। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था को अति उत्तम अर्थात क्लासिक माना जाता है। अति प्राचीन काल से फ्रांस की लोक सेवा नागरिकों के जीवन में केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करती चली आ रही है। लोक सेवा की केंद्रीय भूमिका की पृष्ठभूमि में एक तो ऐतिहासिक कारण छुपा हुआ है और दूसरा महत्वपूर्ण कारण फ्रांस की राजनीतिक अस्थिरता है। पिछले 200 वर्ष के दौरान फ्रांस अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा है। एक के बाद एक शासन व्यवस्थाएं एवं शासक बदलते रहे। आने वाली प्रत्येक नई व्यवस्था अपने पूर्ववर्ती के उद्देश्य और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देती थी। इसलिए सरकार के रूप में परिवर्तन का इतिहास बहुत मनोरंजक रहा है। 1789 के से फ्रांस में 3 बार संवैधानिक राजतंत्र रहा। एक बार साम्राज्यशाही, एक बार अर्धतानाशाही तथा 5 बार गणतंत्र रहा। ये अधिकांश परिवर्तन हिंसात्मक तरीके से हुए हैं। इस प्रकार फ्रांस में राजनीति चाहे अस्थिरता के दौर से गुजरी हो, प्रशासन लगभग अपरिवर्तित रहा। राजनीतिक अस्थिरता ने तो प्रशासन के दायित्व को और बढ़ा दिया। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यह सरकार का रूप तानाशाही से प्रजातांत्रिक हुआ और साम्राज्यशाही से गणराज्य बना, किंतु प्रशासन के बहाव में विशेष परिवर्तन नहीं आया। इतना अवश्य हुआ कि प्रशासन की स्वामी भक्ति बदलती गई और कार्य चलता रहा। फ्रांस ने यह सिद्ध कर दिया कि गणराज्य समाप्त हो जाता है परंतु प्रशासन बना रहता है। फ्रांस में लोक प्रशासन का इतना महत्वपूर्ण स्थान और इतनी अहम भूमिका रही है कि जिसे देखते हुए अनेक लोग फ्रांस को प्रशासकीय राज्य या लोक सेवा राज्य के नाम से संबोधित करते हैं। फ्रांस के अस्थिरता के दौर ने प्रशासन की जिम्मेदारियां भी बढ़ाई। जब संसद कार्य नहीं करती तो अतीत के व्यवस्थापन के प्रश्नों की छानबीन की जाती है और व्यवस्थापिका को कष्ट दिए बिना ही नई परिस्थिति का सामना कर लिया जाता है। यह सब प्रशासन की सहायता से ही हो पाता है। फ्रांस क्योंकि विशेष दौर से गुजरा है, इस कारण इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ विशेषताएं इस प्रकार पनपी या विकसित हुई कि उनका संक्षेप में वर्णन किया जाना तो असंभव है, लेकिन कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत प्रकृति की है। फ्रांस की सभ्यता के गहन अध्ययन से यह ज्ञात हो जाता है कि इसकी केंद्रीकृत प्रवृत्ति कोई नवीन नहीं है। इसकी ऐसी प्रवृत्ति प्राचीन समय से चली आ रही है। 1789 में क्रांति के फलस्वरूप राजनीति और प्रशासन में अनेक परिवर्तन किए गए। उस दौरान केंद्रीकृत व्यवस्था की ओर भी अधिक आवश्यकता
महसूस की गई। नेपोलियन ने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक केंद्रीकरण का सहारा लिया। उसके शासनकाल में संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता सिमटकर पेरिस में आ गई। फ्रांस में समस्त क्रांतिकारी और प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाओं ने केंद्रीकरण को ही सुविधाजनक पाया। भावनात्मक रूप से आज भी फ्रांसीसी केंद्रीकरण को ही पसंद करते हैं। देश में एकात्मक व्यवस्था इसे पूरी तरह संजोए हुए है। संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आज भी केंद्रीकृत है। व्यवस्था एकात्मक होने के कारण देश में केवल एक ही सरकार है जिसके पास संप्रभुता है और वह है केंद्रीय सरकार। इसलिए संपूर्ण शासन व्यवस्था एकीकृत है और केंद्रीय विधानमंडल की सर्वोच्चता है। फ्रांस पूंजीवादी विचारधारा वाला देश होते हुए भी आर्थिक नियोजन को वहाँ लंबे काल से अपनाया गया हुआ है। आर्थिक नियोजन भी संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को केंद्रीकृत बनाता है। कोई देश चाहे विकेंद्रित नियोजन का कितना भी प्रयास करे, नियोजन की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है कि संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था स्वतः केंद्रीकृत बन जाती है। इस प्रकार फ्रांस में आर्थिक नियोजन केंद्रोन्मुख है, केंद्रीकरण की ओर है। दूसरा, विस्तृत कार्य क्षेत्र। फ्रांस प्राचीन काल से ही नागरिकों के कल्याण के कार्य में संलग्न रहा है। सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र को फ्रांस में लोक प्रशासन द्वारा प्रभावित किया जाता रहा है। नागरिक जीवन का कोई भी पक्ष राज्य द्वारा अनछुआ नहीं है। अतः वह राज्य श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करता है। यह मान्यता फ्रांस में न तो शासक और न ही शासितों द्वारा कभी स्वीकार की गई। हस्तक्षेपवाद राज्य के दर्शन में फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस और जर्मनी को कभी प्रभावित नहीं किया। हस्तक्षेपवादी विचारधारा ही जर्मनी और फ्रांस को मान्य रही है। यूरोपीय देशों में से फ्रांस ऐसा देश रहा जिसने अपने आप को आगे बढ़कर लोक कल्याणकारी बनाने का प्रयत्न किया। द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी भुगतने के पश्चात राज्य को अपने कार्यों में अधिकाधिकारी तथा योजनाएं लेना और भी आवश्यक हो गया। आज फ्रांस में राज्य के पास आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि अनेक कल्याणकारी कार्य हैं और विकास योजनाओं को बनाकर वहां क्रियान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार फ्रांस में आर्थिक नीति, जो कि आज विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, संपूर्ण विश्व में वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। फ्रांस भी इससे अप्रभावित कैसे रह सकता है? इसके प्रभाव के फलस्वरूप निकट भविष्य में फ्रांस में राज्य के कार्यों में कुछ कमी आ सकती है। अतः फ्रांस सदैव परिवर्तनशील रहा है और आगे भी इस परिवर्तन के
परिवर्तन के दौर में स्वयं को वो उपयुक्त समझेगा। इस प्रकार फ्रांस में विस्तृत कार्य क्षेत्र के साथ ही फ्रांस अपने आप में एक अनूठी व्यवस्था को विश्व के सामने रख रखा है। तीसरा है अत्यधिक प्रशासनिक सत्ता एवं स्व विवेक। ब्रिटेन, भारत और अमेरिका की तुलना में फ्रांस में प्रशासनिक स्व विवेक अधिक है। व्यवस्थापिका केवल कानून का ढांचा तैयार करती है, कार्यपालिका और लोक सेवा उस कानून को पूर्णता प्रदान करते हैं। कानून जिस संबंध में मौन होता है उस पर कार्यपालिका स्पष्टीकरण देती है और आदेश प्रसारित करके उसे पूर्णता प्रदान करती है। रिक्तता को पूरा करने के लिए प्रसारित आदेश और स्पष्टीकरण को लोक प्रशासन की भाषा में डिक्री कहा जाता है। डिक्री का वही प्रभाव माना जाता है जो किसी कानून का होता है। फ्रांस में सत्ता और स्वविवेक की शक्ति अधिक होने के कारण मंत्री और लोक सेवकों द्वारा सत्ता के मद में इसके दुरुपयोग का भय निरंतर बना रहता है। दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से इन पर वैधानिक या कानूनी रूप से कुछ सीमाएं भी लगा रखी हैं, जो कि इस प्रकार है। अर्थात प्रशासक या लोक सेवकों को प्रशासन में काफी स्वविवेकीय अधिकार मिले हुए हैं, जिससे मंत्री और लोक सेवक दोनों इस बढ़ी हुई सत्ता से एक दूसरे पर विश्वास कर पाने में असंभव सा लगता है और दोनों को सत्ता के दुरुपयोग का भय बना रहता है। अतः इस सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं, जो कि इस प्रकार है। किसी भी मंत्री द्वारा ऐसी डिक्री जारी नहीं की जा सकती है जो किसी कानून का उल्लंघन करती हो। दूसरा, कभी कभी किसी डिक्री विशेष के जारी करने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तीसरा, ऐसी डिक्री के प्रसारण पर भी प्रतिबंध है जो किसी नागरिक या नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करे। इस प्रकार यदि कोई मंत्री या लोक सेवक इन सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो नागरिकों द्वारा उनके विरुद्ध प्रशासनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रशासनिक न्यायालय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण रक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्थाओं के क्रम में प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायालय। यह फ्रांस के प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रशासनिक न्यायालय और प्रशासनिक विधि फ्रांस के प्रशासन की अनूठी विशेषता है। कार्यपालिका और मंत्रियों के विरुद्ध नागरिकों के समस्त विवाद सामान्य न्यायालय के सम्मुख नहीं रखे जाते। उनके लिए पृथक से प्रशासकीय न्यायालय विद्यमान है। लोक सेवकों और कार्यपालिका के पास स्वविवेक और सत्ता भी अधिक है, जिनके दुरुपयोग के लिए ऐसे न्यायालयों की जरूरत भी अधिक थी। अतः इस प्रकार से प्रशासकीय विधि के द्वारा प्रशासकीय न्यायालयों में लोक सेवक और नागरिकों के बीच जो विवाद है उनका निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट है लोक उद्यम का बोलबाला। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राज्य ने अपने हाथ में आर्थिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रकृति के कार्य लिए, लेकिन इस प्रकृति के कार्यों के लिए विभागीय प्रकृति के लोक उद्यम को अच्छा नहीं माना गया। भारत
और ब्रिटेन की भांति फ्रांस में भी निगम, संयुक्त कंपनी आदि प्रकृति के लोक उद्यमों की स्थापना करके आर्थिक व सामाजिक उन्नति की कल्पना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। कुछ उद्यमों पर फ्रांस में सिंडिकलवादियों का प्रभाव है तो कुछ पर स्वायत्ततावादियों का प्रभाव। इसका प्रमुख कारण यह है कि राष्ट्रीयकरण किसी एक राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया गया। राष्ट्रीयकरण में समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों या फिर संविध मंत्रिमंडलों का योगदान रहा है। इसी प्रकार है, नेक्स्ट आता है आर्थिक नियोजन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस आर्थिक रूप से बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गया। 1938 की तुलना में 1945 में फ्रांस में औद्योगिक उत्पादन घटकर केवल 40% रह गया था। युद्ध के तुरंत बाद फ्रांस के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि विषयों में दयनीय स्थिति से अपने आप को उबारना था। ब्रिटेन की तुलना में फ्रांस के उद्योग धंधे बड़ी पिछड़ी हुई अवस्था में पहुंच गए थे। युद्ध की क्षतिपूर्ति, अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और समाज के चहुमुखी विकास के उद्देश्य से फ्रांस में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। एक ओर साम्यवादी देशों में जहां 100% योजना की व्यवस्था थी, तो दूसरी ओर कुछ देश पूंजीवादी व्यवस्था को मानते थे। फ्रांस ने इस संदर्भ में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और मध्यम मार्ग अपनाते हुए फ्रांस में इस प्रकार नियोजन का प्रारंभ किया कि किसी सिद्धांत या कार्य प्रणाली से लगाव होने के कारण नहीं हुआ और न ही किसी पूर्ववत विचार विमर्श या तर्क वितर्क की स्वीकृति के नियोजन को जन्म दिया। एक प्रकार से परिस्थितियों ने देश को आर्थिक नियोजन अपनाने के लिए मजबूर कर दिया था। फ्रांस में यह माना जाता है कि वहां सेवारत वरिष्ठ लोक सेवकों ने फ्रांस के नियोजन के विकास को आसान तथा सुगम बना दिया। समाज के अन्य समूहों ने फ्रांस में नियोजन के क्षेत्र में विशेष रुचि नहीं ली। लोक सेवकों की रुचि के परिणाम स्वरूप अल्प समय में ही आर्थिक नियोजन ने सफलता प्राप्त करके अपना सम्मानजनक स्थान बना लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल द गॉल ने अपना नेतृत्व और प्रेरणा देकर नियोजन को के क्षेत्र में समुचित ऊर्जा उपलब्ध कराई। फ्रांस में वर्तमान में आर्थिक नियोजन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कि पहली, निर्देशक नियोजन। फ्रांस में नियोजन तंत्र में यद्यपि कुछ अनिवार्यता का पुट विद्यमान है, फिर भी फ्रांस के नियोजन तंत्र की प्रकृति निर्देशात्मक है, इंडिकेटिव है। आपसी सहयोग। फ्रांस के नियोजन तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है आपसी सहयोग। यह अब नियोजन का अभिन्न अंग बन चुका है। यह अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों के समुचित विचार विमर्श और समझौते पर आधारित है। नियोजन का लचीलापन। फ्रांस के नियोजन की मुख्य विशेषता है कि वहां के नियोजन का लचीलापन है। अनिवार्य योजना में भविष्य के बारे में तय लक्ष्य शक्ति के साथ प्राप्त किए जाते हैं, जबकि निर्देशक योजना में भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति कुछ लोचशीलता रखी जाती है। प्रजातांत्रिक स्वरूप। फ्रांस में नियोजन के प्रारंभिक दौर में इसका प्रजातांत्रिक स्वरूप नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ प्रजातांत्रिक स्वरूप का विकास होता गया और
और फ्रांस की प्रतिनिधि संस्थाओं को योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाने लगा। इस प्रकार आर्थिक नियोजन में भी अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं फ्रांस ने सबके सामने, विश्व के सामने रखी है। अनूठी नियंत्रण व्यवस्था। फ्रांस में लोक प्रशासन पर अनूठी नियंत्रण व्यवस्था है। एक प्रकार से एक आंतरिक नियंत्रण, दूसरा बाह्य नियंत्रण। बाह्य नियंत्रण स्थापित करने वाली संस्थाएं कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका है, लेकिन देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस बाह्य नियंत्रण को कमजोर तथा अप्रभावी नियंत्रण माना जाता है। लोक प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण अपेक्षाकृत अधिक कुशल, प्रभावी तथा सशक्त है। राज्य परिषद फ्रांस में लोक प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। यह परिषद निष्पक्ष रहकर प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखती है। फ्रांसीसी लोक प्रशासन की नियंत्रण व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। यहाँ लोक सेवा की कार्य संपन्नता को नियंत्रित करने तथा मापने से संकीर्ण वित्तीय और कानूनी मापदंडों पर जोर दिया जाता है। इन मापदंडों पर जोर देने से लाइन अभिकरण की अपेक्षा स्टाफ अभिकरण का महत्व बढ़ जाता है। स्टाफ में शक्ति तथा प्रभाव अधिक होने के कारण इसमें केवल श्रेष्ठ लोग ही प्रवेश पाते हैं। ये संपूर्ण प्रशासन पर छा जाते हैं। इसी प्रकार उच्चतर सेवाओं के इस विशिष्ट वर्ग की स्थिति इस तथ्य से और भी सशक्त हो जाती है कि वे लाइन अभिकरण के उच्च पदों पर भी एकाधिकार रखते हैं। राज्य परिषद, वित्तीय निरीक्षक तथा ऐसे ही नियंत्रणकारी अंगों ने प्रशासकीय स्व विवेक एवं पहल की शक्ति को गंभीर रूप से घटा दिया है। इस प्रकार प्रशासन जहां एक और सत्ताधारी है, प्रशासन को स्व विवेक का अधिकार है, प्रशासन को प्रशासकीय विधि के द्वारा एक तरह से कानून को पूर्णता देने का अधिकार है, वहीं प्रशासन पर अनूठी नियंत्रण व्यवस्था भी है। विशिष्ट न्यायालय। प्रशासन की न्याय व्यवस्था भारत, ब्रिटेन, अमेरिका आदि अनेक देशों से बिल्कुल भिन्न प्रकृति की है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार है। जिस प्रकार अधिकांश देशों में सामान्य लोक सेवाओं में भर्ती की जाती है, उसी प्रकार फ्रांस में न्यायिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक निश्चित उम्र सीमा के अंतर्गत भर्ती की जाती है। विधि के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री धारी नवयुवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित करके न्यायिक सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। 3 वर्ष के कड़े प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रारंभ में निम्नतम न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार दूसरी विशेषता है, न्यायपालिका भारत और इंग्लैंड की भांति उस रूप में स्वतंत्र नहीं है। समस्त न्यायाधीश लोक सेवा के अंग माने जाते हैं। निम्नतम न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश समय समय पर पदोन्नति के माध्यम से न्यायिक सेवा के पदक्रम में ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। तीसरा, सामान्यतया साधारण न्यायालय में किसी भी विवाद पर निर्णय कम से कम 3 न्यायाधीश मिलकर देते हैं। फ्रांस में यह कहावत प्रचलित है कि एक अकेला न्यायाधीश अन्याय युक्त और अधिक मस्तिष्क मिलकर संतुलित निर्णय तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। इसके पीछे उनकी यह मान्यता है कि एक अकेले न्यायाधीश को प्रभावित करने के अवसर अधिक होते हैं, जबकि अधिक न्यायाधीशों को मिलकर निर्णय देंगे तो इसकी संभावना न्यून हो जाती है। इसी प्रकार
फ्रांस में न्यायाधीशों को अधिक वेतन नहीं दिया जाता। इसके परिणाम स्वरूप न्यायिक सेवाओं के प्रति श्रेष्ठ योग्यतम नवयुवक आकर्षित नहीं होते हैं। फ्रांस में न्यायालय की दोहरी व्यवस्था है। प्रथम साधारण या सामान्य न्यायालय और दूसरे प्रशासकीय न्यायालय। भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में केवल इकहरी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त फ्रांस में असंख्य ऐसे न्यायालय विद्यमान हैं जिनकी स्थापना का उद्देश्य विवादों के संबंध में न्याय करने के विपरीत पक्ष और विपक्ष के मध्य समझा बुझाकर मध्यस्थता के माध्यम से समझौते कराना है। औद्योगिक विवाद परिषद, शांति न्यायाधीश, वाणिज्य आदि इसी प्रकृति के हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन पर दबाव समूह हावी, यह भी एक प्रमुख लक्षण है। फ्रांस में अनेक कारणों से बहुदलीय प्रणाली का प्रचलन है। फ्रांसीसी लोग अत्यधिक व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के होते हैं तथा अलग अलग लोगों की भिन्न भिन्न विचारधाराएं एवं मान्यताएं पाई जाती हैं। इसके कारण अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस में व्याप्त है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण फ्रांस में दबाव समूह बहुत अधिक सक्रिय एवं शक्तिशाली है। प्रत्येक दबाव समूह राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों के माध्यम से प्रयत्नशील न रहकर सीधे लोक सेवा और राजनीतिक कार्यपालिका को प्रभावित करने के प्रयत्न करते हैं। इसका अनेक अवसरों पर यह प्रभाव देखा गया है कि दबाव समूह अपना उल्लू सीधा करने में जुटे रहते हैं और समाज के सामान्य हित की अनदेखी करते हैं। फ्रांस का लोक प्रशासन वहां के दबाव समूह के प्रभाव में कार्य करता है। इसी प्रकार फ्रांस के प्रशासन की एक और विशेषता है जो कि है कमजोर स्थानीय प्रशासन। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है कि फ्रांस में अत्यधिक केंद्रीकरण पाया जाता है। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका की तुलना में फ्रांस की ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं को नाम मात्र की ही स्वतंत्रता है और स्वायत्तता है। वस्तु स्थिति यह है कि स्थानीय संस्थाओं के नाम की वहाँ कोई चीज ही नहीं है। समस्त स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय प्रशासन के हिस्से की भांति कार्य करती हैं। देश में एकात्मक शासन है तथा संपूर्ण संप्रभुता केंद्रीय सरकार में निहित है। प्रत्येक स्थानीय संस्था केंद्र के निर्देशों पर कार्य करती है। स्थानीय संस्थाओं की दयनीय वित्तीय स्थिति भी इस बात के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। फ्रांस के स्थानीय प्रशासन की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है कि स्थानीय शासन अत्यधिक केंद्रीकृत है, स्थानीय शासन में एकरूपता है, स्थानीय शासन पद सोपानबद्धता है, स्वायत्तता का अत्यंत अभाव है, स्थानीय क्षेत्र और अधिकारियों का दोहरा रूप है, लेकिन सेवाभावी प्रवृत्ति है। इस प्रकार फ्रांस के प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सी एक विलक्षण या अन्य देशों से पृथक विशेषताएं हैं जो कि निर्मित नहीं है, अपितु फ्रांस की परिस्थितियों वश स्वतः ही विकसित हुई है। शेष विशेषताएं इसके भाग 2 में स्पष्ट करेंगे।